ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की खतरनाक जगह जो सितारों को ऐसे निगल जाता है जैसे जे सितारे कुछ भी ना हो। बड़ा ब्लैक होल से कुछ भी बच नहीं पाता, ना आप, ना पृथ्वी, ना प्लैनेट्स, ना सूरज और ना ही बहुत से सितारे। ये सबको ऐसे निगल जाता है जैसे एक बड़ा शैतान सबको खा जाए। पर मैं बात कर रहा था बड़े ब्लैक होल्स की, है ना। पर क्या हो यदि एक छोटा सिक्के जितना छोटा ब्लैक होल आ जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप उससे बच पाएंगे? क्या पृथ्वी बचेगी? पेड़ पौधे, आपके घर, जानवर, पंछी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि। एंड क्या हो यदि पृथ्वी पर एक सिक्के जितना बड़ा ब्लैक होल आ जाए तो फिर क्या होगा? तो चलिए आज हम एक कल्पना दुनिया में जाते हैं जहां पर पृथ्वी पर एक सिक्के जितना ब्लैक होल आ गया है। कितना खतरनाक होगा ये? ब्लैक होल्स बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। ये छोटी जगह में बहुत भारी वजन के रूप में होते हैं। छोटी जगह में इसका क्या मतलब? यदि आप ब्लैक होल्स बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत से कणों को एक छोटी जगह में एक साथ लाना होगा और बन जाएगा ब्लैक होल। पर साइंस अभी तक ये नहीं कर पाई है। ये है सिक्के जितना बड़ा ब्लैक होल। ये सिक्के वाला ब्लैक होल दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, क्या हमारा काल्पनिक ब्लैक होल सिक्के जितना चौड़ा होगा, या फिर सेकंड, इस ब्लैक होल में सिक्के जितना वजन होगा। फर्स्ट केस, ये देखिए ब्लैक होल काफी छोटा नजर आ रहा है ना। ये मत भूलिए कि ब्लैक होल्स बहुत घने होते हैं और ये छोटा ब्लैक होल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका वजन लगभग पृथ्वी जितना होगा। ओह माय गॉड, इस छोटे ब्लैक होल का इतना वजन! इस छोटे ब्लैक होल में हमारे ग्रह से और अब गुना ज्यादा खिंचाव मतलब ग्रेविटी होगी। तो यार ये छोटा सा सबको निगल जाएगा, है ना। वेरी सैड। पर हाँ, आप तो इस ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे, आप मर जाएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ। पर क्या इस छोटे ब्लैक होल से पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी? सो नो, पृथ्वी इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगी। पर हमारे ग्रह का कुछ हिस्सा शायद ये ब्लैक होल खा ले और इससे ब्लैक होल का वजन दुगना हो जाएगा। इस ब्लैक होल्स ने बहुत कुछ खा लिया है, जैसे कि आप, जानवर, पेड़ पौधे, आपके घर और बहुत कुछ। ये लाइट को भी खींच लेगा। पृथ्वी पर पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। दी एंड। ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमने सोचा कि ब्लैक होल्स एक सिक्के जितना बड़ा होगा पर उसमें वजन बहुत होगा। अब दूसरा केस, इस केस में ब्लैक होल का वजन एक सिक्के जितना होगा। मान लीजिए आपके सिक्के का वजन 10 ग्राम है, मतलब 10 ग्राम का ब्लैक होल, और ये ब्लैक होल बहुत छोटा होगा। मत भूलिए ये ब्लैक होल्स रेडिएशंस छोड़ने लगेगा जिससे ये गर्म होने लगेगा। ये इतना बड़ा होता जाएगा और फिर एकदम होगा एक बहुत बड़ा धमाका। इससे पृथ्वी को तो कुछ नहीं होगा पर आसपास की चीजें तबाह हो जाएंगी। ओके दोस्त, ये कल्पना है, डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। साइंस ने मैटर को काफी दबाने की कोशिश की और चाहा कि ब्लैक होल बने, पर ब्लैक होल नहीं बन पाया। अब तो बस एक ही रास्ता है कि हम ब्रह्मांड की सैर कर पाएं और फिर हम एक छोटा ब्लैक होल का अणु पकड़ लें और फिर उसे सीख पाएं कि ब्लैक होल्स असल में कैसे बनते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। सो वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। फ्रेंड्स, मैं रवि। यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन या जीमेल या इंस्टाग्राम के मैसेज के जरिए आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी वीडियो आपका नाम लेकर
कैंसर पूरी दुनिया में मौत होने का दूसरा कारण है। 2018 में 9.6 मिलियन लोग कैंसर से मर गए। 2018 में 18.1 मिलियन लोगों को कैंसर हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि एंड नेक्स्ट ईयर 2019 में 82100 इंसान कैंसर से मर गए और 220400 लोग कैंसर का शिकार हो गए। एक कैंसर रिलेटेड साइंटिफिकली रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि 2040 में 29.5 लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं पर ईयर, मतलब एक साल में, और 16.4 मिलियन लोग जस्ट एक साल में मर जाएंगे। एंड हम सब अच्छी तरह से जानते हैं आज भी कैंसर का कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन, कोई टीका नहीं है। तो चलिए हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं कि क्या हो यदि मेडिकल साइंस को कैंसर का इलाज मिल जाए और डॉक्टर्स लाखों लोगों की जान बचा ले। चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो फ्यूचर में किस साल में होगा हम नहीं जानते। गाइस, 2000 मेडिकल कोशिशों के बाद और 4 लाख मरीजों पर टेस्ट करने के बाद समाज में आया एक टीका, कैंसर वैक्सीन। हमें कैंसर का इलाज मिल चुका है। क्या हो यदि ये बात पूरी तरह सच हो जाए। सोचिए हम कितने इंसानों की जान बचा सकते हैं, कितनों ने अपनों को खोया है जस्ट कैंसर की वजह से। दोस्त, यदि हमें कैंसर का इलाज मिल भी जाए तो पहला प्रश्न कि ये कैसे काम करेगा, दूसरा प्रश्न ये कि हम इससे कितने लोगों की जिंदगियां बचा पाएंगे, प्रश्न तीसरा क्या इस इलाज का कोई साइड इफेक्ट भी होगा। सो टुडे से वीडियो टॉपिक इज व्हाट इफ वी फाउंड ए क्यूर फॉर ए कैंसर। आपके शरीर में यदि कोई चोट लग जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, सिर दर्द हो या फिर कुछ पिंपल्स वगैरह हो जाए या और कुछ भी, तो आपका शरीर अपने आप को ठीक करता है। यदि आपके शरीर में कुछ बैक्टीरिया जर्म्स चले जाएं, तो आपका शरीर अपने आप को गर्म करना शुरू कर देता है जिससे वो आपके बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसे हम बुखार कहते हैं। बाय द वे, जब आपको बुखार होता है तब आपका शरीर अपने आप को गर्म करता है क्योंकि आपका शरीर आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसे खत्म कर रहा है। पर हम मेडिसिन लेते हैं और वो मेडिसिन हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि इस शरीर में बैक्टीरिया को खत्म करो। दिमाग छोड़ता है फायर और आपके शरीर के बैक्टीरिया इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं और आपका बुखार ठीक हो जाता है। सोचिए जब आपको जुकाम होता है और आप यदि कोल्ड की मेडिसिन ना लें तो आपका जुकाम कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। और सोचिए जब आपकी बॉडी पर कोई जख्म हो तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। मतलब आपका शरीर अपने आप को ठीक करता है, लेकिन ये कैंसर को ठीक नहीं करता। मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए मैं आपको आपके शरीर में अंदर लेकर चलता हूँ। आपके शरीर में लगातार अरबों सेल्स बन रहे हैं और लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है ताकि वो पुराने खत्म हो रहे सेलों की जगह ले सके। पर जब एक पुराना सेल अपनी जगह से हटने को तैयार ना हो, वो वहीं का वहीं रहे, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। ये कैंसर कई तरह के रूप ले सकता है और कैंसर के अंदर होता है एक खराब हो चुका गंदा सेल और ये सेल भोजन देता है अदर सेल्स को। मतलब ये एक तरह का राज करता है अदर सेल्स पर और कैंसर धीरे धीरे बॉडी में इंक्रीज होता जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की और देखिए आज मेडिकल साइंस इसे खत्म करने जा रही है और ये कैंसर का इलाज हमें ढूंढने में लगभग 250 साल का समय लग गया और मेडिकल साइंस ने कैंसर के मरीजों की उम्र में काफी सुधार किया है। आज हमारे पास मेडिकल साइंस में इतना कुछ है कि हम एक कैंसर के मरीज को मरने नहीं देंगे। 90% चांसेस ये है कि हम कैंसर को ठीक
भले ही ना कर पाए, पर एक कैंसर के मरीज को कुछ नहीं हो सकता, वो काफी सालों तक जी पाएगा। पर फिर भी यार, कैंसर मरीज को ये तो पता है ना कि उसे कैंसर है और वो एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। बाय द वे, हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण कैंसर ही है। चलिए, फैक्ट ब्राइट अब आपको कैंसर के इलाज के बारे में बताएगा। 2019 में इजरायली बायोटेक कंपनी ने कैंसर का इलाज ढूंढने का दावा किया, और ये दावा कितना सच है जानते हैं। इस बायोटेक कंपनी ने कहा कि हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं, और इस प्रोसेस का नाम दिया गया कैंसर एंटीबायोटिक, मतलब कैंसर को खत्म करने का इलाज। इस बायोटेक कंपनी ने मॉलिक्यूलर टॉक्सिन बनाया था, और ये आपकी बॉडी के अंदर भेजकर आपके कैंसर सेल्स में कनेक्ट मतलब जोड़ा जाएगा, और ये मॉलिक्यूलर कैंसर सेल्स के साथ जुड़कर उन्हें खत्म कर देगा, मतलब कैंसर सेल्स को तोड़ दिया। ये सुनने में काफी साइंस फिक्शन लगता है, पर ये हो चुका है। पर ये कंपनी पर काफी लोगों को शक था कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह ये थी कि अच्छे और बुरे सेल्स की अंतर करना बहुत मुश्किल है, और यदि गलत जगह वार हुआ, मतलब ये मॉलिक्यूलर यदि आपके अच्छे सेल्स को तोड़ने लगा, तो इंसान की जान तक जा सकती है। सो इसीलिए ये टेस्ट आज तक किसी भी इंसान पर नहीं हुआ, पर यदि ये टेस्ट आगे कभी भी इंसानों पर हुआ और ये टेस्ट सफल हो गया, तो हम कैंसर का इलाज ढूंढ लेंगे। पर याद रखिए, ये इलाज है, ना कि वैक्सीन। वैक्सीन मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा इंजेक्ट किया जाए जो आपकी बॉडी में पूरी जिंदगी में कभी भी कैंसर ना हो। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। कैंसर का एक और इलाज भी है। इसमें आपके शरीर के अंदर नैनो पार्टिकल्स मतलब नैनो रोबोट्स भेजे जाएंगे, और नैनो पार्टिकल्स आपके कैंसर सेल्स को मारने के लिए बनाए गए हैं। पर अभी भी ये नैनो पार्टिकल्स हम पूरी तरह बना नहीं पाए हैं। इसका कारण हम अभी तक नैनो पार्टिकल्स को पूरी तरह सिखा नहीं पाए हैं कि बॉडी के अंदर जाकर कैंसर सेल्स को कैसे खत्म करना है। बाय द वे, मेडिकल साइंस के साइंटिस्ट कुछ ऐसे तरीकों पर काम कर रहे हैं जिनकी मदद से ट्यूमर तक पहुंचने वाले न्यूट्रिएंट्स को रोका जाए। यदि हम इन न्यूट्रिएंट्स को रोक देते हैं तो किसी भी इंसान को ट्यूमर नहीं होगा। पर जो भी तरीके हैं वो यस एक इलाज है, ना कि कोई वैक्सीन। मतलब जब तक वैक्सीन नहीं आती, नए मामले आते रहेंगे। पर सोचिए क्या होगा यदि कुछ सालों में मुमकिन हो जाए कैंसर का इलाज है, तो लोग ज्यादा खतरों के साथ अपनी जिंदगियां जीना शुरू कर सकते हैं। शराब बहुत मात्रा में पीनी, तंबाकू खाना, बहुत मात्रा में बीड़ी पीनी और बहुत से नशे करना, क्योंकि इंसान को कोई डर नहीं होगा कैंसर का, क्योंकि कैंसर का इलाज है। पूरी दुनिया भर में अमेरिका का कैंसर सर्वाइवल रेट सबसे अच्छा है, क्योंकि अमेरिका में अच्छी दवाइयां हैं और अच्छी टेक्निक्स हैं। फ्रेंड्स, यदि कैंसर का इलाज हम ढूंढ भी लेते हैं तो ये तो पक्का है कि ये सस्ता नहीं होने वाला। पर यदि कैंसर का इलाज हमने ढूंढ लिया तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं, और ये कैंसर का इलाज की तरह हम दूसरी बीमारियों का इलाज भी शायद ढूंढ ले। तो आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि मेडिकल साइंस कब तक कैंसर का इलाज ढूंढ पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। क्या हो यदि धरती ऐसे टूट जाए और बन जाए एक नया समुंदर? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये इंसान यहाँ पर खड़ा है और एकदम से कुछ ऐसा भूकंप आया, पृथ्वी की सतह जोरदार से हिलने लगी।
टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी तेजी से हिली कि जमीन के दो टुकड़े हो गए, एक नया समुंदर बन गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि एंड जो आपने अभी देखा वो यदि सच हो जाए तो क्या होगा भाई? तो ये सच हो चुका है। अफ्रीका के महाद्वीप टूटकर अलग हो रहा है और एक नया समुंदर बना रहा है। 2005 में अफ्रीका के लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। जमीन के दो टुकड़े होंगे अफ्रीका में और एक नया समुंदर बनेगा। पर आपको इसे जानना है तो आपको मेरे साथ लास्ट तक बनना होगा। सो आज की वीडियो का टाइटल नेम है क्या होगा अगर अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े हो जाएं और एक नया समुंदर बन जाए। 2005 में अफ्रीका के इस महाद्वीप को देखिए, इसमें कैसे दरार आ चुकी है और ये दरार 60 किलोमीटर लंबी फैलाव में है। ये 60 किलोमीटर फैलाव वाली दरार जस्ट 10 दिनों के अंदर आ गई और ये दरार का फैलना अभी तक जारी है। और यदि ऐसा होता रहा तो अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े हो जाएंगे और एक नया समुंदर बन जाएगा। पर ये कब होगा, कितना समय लगेगा और अफ्रीका के लोगों के जीवन पर क्या असर होगा, पर यह सब बाद में। पहले आपको धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि 2005 में अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में दरारें देखी गई। हाँ जानता हूँ, इससे अफ्रीका के लोगों के अंदर डर जरूर पैदा हुआ होगा, पर ये दरारें विज्ञान को बहुत कुछ सिखा सकती है। नंबर 1, हमारी दुनिया कैसे बनी थी। नंबर 2, पृथ्वी के अंदर क्या है। नंबर 3, भूकंप आते हैं पर हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो हमें बता सके कि भूकंप कब आएंगे, कितने दिनों के बाद आएंगे, कहाँ पर आएंगे। ऐसा कोई डिवाइस आज तक नहीं बना जो आपको ये बता सके कि भूकंप कब आएंगे। सो टेंशन मत लेना। नंबर 4, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं। इन सब का उत्तर हमें तब मिलेगा जब अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े हो जाएं। टुकड़े तब होंगे जब टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। पृथ्वी की बाहर की कठोर परत को लाइथोस्फीयर कहा जाता है और ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी होती है। इस पिक्चर को देखिए, इसमें आपको जो ऊपर का हिस्सा है वो क्रस्ट है, इसके अंदर है अपर एंड लोअर मेंटल और बाद में आती है पृथ्वी की कोर, आउटर एंड इनर कोर। ये सभी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब ठोस पत्थरों के बड़े टुकड़े होते हैं। जब बड़े टुकड़े एक दूसरे के सामने अलग हरकत करते हैं। सोचिए यदि 2 या इससे ज्यादा प्लेट्स अलग दिशा में ट्रेवल करें तो आप देख सकते हैं किस तरह एक दरार बन रही है। इस दरार को रिफ्ट वैली यानी दरार घाटी भी कहा जाता है। अब यही चीज अफ्रीका की जमीन के साथ हो रही है। अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट्स अलग तरह से हरकत कर रही है और ये दो प्लेट्स को जन्म दे रही है। पहली सुमेली एंड सेकंड इज नेब्यून प्लेट। अब आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि जब ये दोनों प्लेट्स टूटकर बिल्कुल अलग हो जाएंगी तो एक बड़ा समुंदर का निर्माण होगा। पर क्या आप इस समुंदर को देख पाएंगे? नहीं यार, आप इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि भूविज्ञानियों से पता चला कि अफ्रीका की जमीन के दो टुकड़े होने में अभी 1 करोड़ साल लगेगा। पर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 6 या 7 मिलीमीटर के दर से फैल रही है अफ्रीका में। अब सोचिए 1 करोड़ साल गुजर चुका है। हाँ, हम जिंदा रहे तब 1 करोड़ साल के बाद अफ्रीका पूरी तरह टूटकर अलग हो जाएगा और ये बहुत छोटा बन जाएगा। दक्षिण इथोपिया एंड सोमालिया अलग होकर एक नया महाद्वीप को जन्म देंगे। अफ्रीका की जमीन का अलग होना हमें बहुत कुछ सिखाएगा। भूकंप आना, पृथ्वी का बनना, ज्वालामुखी फटना, यार बहुत कुछ।
सो यार, हमें शुरू से सिखाया जाता है कि पृथ्वी हमारी माँ है, पर आज इंसान टेक्नोलॉजी में इतना अंधा हो चुका है, इंसान भूल चुका है कि पृथ्वी को कितना गंदा कर रहा है। वर्ल्ड वॉर, पोल्यूशन वर्सेस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ यार। अपने फायदे के लिए इंसान पूरी तरह अंधा हो रहा है। सो आज का एपिसोड आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ वाली घंटी को जरूर दबा लेना। सो वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड आपको न्यूज में पता चले कि कुछ ही दिनों में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और इस युद्ध से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आप, मैं और सब लोग, मतलब हम सब के पास सिर्फ कुछ दिन है जिंदगी के, उसके बाद सब खत्म। दी एंड। वेल, हम सब जानते हैं कि इंसानों का इतिहास शुरू से जंगों और लड़ाइयों से भरा हुआ है। कुछ बड़ी लड़ाइयाँ होती है और कुछ छोटियाँ, पर क्या हो यदि एक लड़ाई हो जाए जिससे सब इंसान, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, मतलब तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा हो। और ये मत भूलिए कि तीसरा वर्ल्ड वॉर इंसानी इतिहास का सबसे बड़ी जंग होगी। पर प्रश्न ये है कि ये तीसरा विश्व युद्ध कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, और कौन से वेपन्स होंगे जो वर्ल्ड वॉर करने के लिए इस्तेमाल होंगे, कैसी टेक्निक्स होंगी, क्या इस युद्ध में सैनिक होंगे, और बड़ी बात ये कि इस युद्ध में रणनीति कैसी होगी और कौन कौन से देश इस युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं, ये जंग कैसे लड़ी जाएगी। तो चलिए, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट हैपेंड इफ वर्ल्ड वॉर टुमारो। क्या हो यदि कुछ ही दिनों में विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा हो। आपने टीवी चैनल्स में कितनी बार देखा होगा कि दो देशों में फ्यूचर में विश्व युद्ध होगा, पर क्या यह सच में होगा? अमेरिका, रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया देशों के बीच क्या जल्द विश्व युद्ध होने वाला है? हम सब मरने वाले हैं, ये इतिहास की सबसे बड़ी जंग होगी। फ्रेंड्स, चलिए देखिए, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 1960 में हो गई थी, जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन उस वक्त हम सब की किस्मत अच्छी थी कि युद्ध बहुत ज्यादा नहीं हुआ, नहीं तो आज पूरी पृथ्वी बंजर बन जाती। और सोचिए क्या हो यदि इस बार तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा हो और इस बार आपकी किस्मत आपका साथ ना दे, हम युद्ध को टाल ना सके। पर इससे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि तीसरा विश्व युद्ध कब हो सकता है। हो सकता है कि यदि कोई देश किसी और देश के राजनेताओं को मारने लगे, किसी टेक्नोलॉजी को हैक करने लगे, या फिर पेट्रोल, कोयला और बहुत से एनर्जी पैदा करने वाले पदार्थों के कारण तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि हर देश दूसरे देश से ज्यादा डेवलप, अमीर और सबसे टेक्नोलॉजी वाला देश बनना चाहता है। अपने आप को डेवलप करने के लिए अमेरिका, रूस और साउथ कोरिया जैसे देश किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की बात करने से ये लगता है कि सचमुच आगे चलकर विश्व युद्ध होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। 1945 के बाद दुनिया ने बहुत सी लड़ाइयाँ देखी है। हम भूल नहीं सकते अफगानिस्तान में क्या हुआ था, हम भूल नहीं सकते सिविल वॉर्स को। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1945 के बाद पूरी दुनिया का ढांचा पूरी तरह बदल चुका है।
हर देश दूसरे देश से आगे जाना चाहता है। अब देशों में 1945 की तरह दोस्ती नहीं रही, अब सब कुछ बदल चुका है। अब सैनिक पहले से कई ज्यादा बहुत मजबूत और होनहार हो चुके हैं। पर देखिए, यदि ये विश्व युद्ध हो जाता है तो पहले की तरह लाखों लोगों की जान नहीं जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया का नष्ट हो सकता है। और ये सब कुछ क्यों होगा? एक साइंटिफिकली टर्म का नाम दिया जाता है, ग्रेट फिल्टर। बाय द वे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं। यदि आपको ग्रेट फिल्टर के बारे में नहीं पता कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे पृथ्वी के अंत के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि ये विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। हम सब जानते हैं कि आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। आज के वीपन्स बहुत स्मार्ट हैं। जब सैनिक जंग के लिए जा रहे होंगे तो उनके शरीर पर एक्सोस्केलेटन हो सकते हैं। एक्सोस्केलेटन ऐसे मेटल फ्रेम्स होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं और सैनिक की ताकत बहुत बढ़ा देते हैं। सैनिक काफी वेटेबल वीपन्स को उठा सकते हैं और काफी दूर तक रास्ता तय कर सकते हैं। एंड आपको बिलीव नहीं होगा कि सैनिकों के पास ऐसी गन्स जिसकी बुलेट्स हवा में इधर उधर जा सकती है। मतलब सीधी नहीं, वो अपनी बुलेट्स को छोड़ने पर किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। सोचिए कितना खतरनाक होगा ये तीसरा विश्व युद्ध। चलिए इस तीसरे विश्व युद्ध में फैक्ट ब्राइट आपको और गहराई में लेकर चलता है। हो सकता है कि ये विश्व युद्ध ना जमीन पर हो और ना ही आसमान पर। यह विश्व युद्ध स्पेस में हो सकता है। सैनिक किसी सैटेलाइट के लिए स्पेस में युद्ध कर सकते हैं। ये युद्ध पूरी दुनिया पर असर डालेगा। स्पेस में युद्ध, ये साइंस फिक्शन जरूर है पर ये सच है। ऐसे होने की बहुत संभावना है। हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे पास जो वीपन्स है वो बहुत खतरनाक है। हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये वीपन्स, गन्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और बहुत कुछ जो लोगों को मारने के लिए ही तो बनाए गए हैं। सोचिए गहराई से। जब ये विश्व युद्ध हो रहा हो तो हो सकता है कि ज्यादा सैनिक ना हो मैदान पर। कंप्यूटर्स के जरिए विश्व युद्ध हो सकता है, पर कैसे? नंबर 1 ड्रोन्स, नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 3 रोबोट्स। ये सब हमारे लिए जंग लड़ सकते हैं। हो सकता है कि इस विश्व युद्ध में कंप्यूटर्स को हैक किया जाए या फिर पावर ग्रिड पर काबू पा लिया जाए। ये विश्व युद्ध बहुत भयानक होगा। पर यह विश्व युद्ध क्यों होगा? तो ये ज्यादातर फ्यूल्स की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास साफ पानी बहुत कम मात्रा में है और बहुत कम है। यदि फ्यूल्स वाटर की कमी होती है किसी देश में तो विश्व युद्ध हो सकता है। यदि ये युद्ध हुआ तो सोचिए ये खत्म कैसे होगा, द एंड कैसे होगा। हम सब जानते हैं कि जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम यानी न्यूक्लियर हमला किया था तब 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे और जिन शहरों पर ये बॉम्ब्स गिरा था वो कितनों सालों तक इससे उबर नहीं पाए। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जो विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज किए गए थे वो आज के मामले बहुत कम है। एंड आपको ये भी याद रखना होगा कि आज दुनिया में 14,000 से ज्यादा परमाणु ठिकाने हैं। अमेरिका, रूस, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल होते हैं। एंड हम ये भी नहीं भूल सकते कि यदि किसी भी देश में कोई परमाणु बम गिर जाए तो वहाँ के लोग, रणनीति, मतलब सब कुछ तबाह हो जाएगा।
यदि एक देश ने ऐसा किया तो उसके बाद कोई और देश उस देश पर परमाणु बम गिरा देगा, फिर एक और देश, फिर एक और, इस तरह सब तबाह हो जाएगा। मतलब अब इस युद्ध में जीतेगा कौन? तो भाई कोई भी नहीं, डरिए मत, ये कौन सा कल होने वाला है। और लास्ट में हम जस्ट इतना कहेंगे कि जंग एक भयानक चीज है, हमें इससे बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं तीसरे विश्व युद्ध के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस completely। जानू ये कहाँ मार दिया जानू? होने वाले बच्चों का तो ख्याल किया होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि। एंड मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर होते हैं, पर यदि मर्द के मेन पॉइंट में मारा जाए तो सारी मर्दानगी उतर जाती है। समझ लीजिए मर्द का काम वही खत्म हो जाता है। मैं नहीं कहता, ये देख लीजिए वीडियो। बाय द वे फ्रेंड्स, आप यदि पुरुष हैं तो क्या आपने टांगों के बीच चोट खाई है? जिनका जवाब हाँ है, उनको ये तो पक्का पता होगा कि अंडों के फूटने का दर्द कैसा होता है। उठ, कोई मर्द कितना भी ज्यादा मजबूत, मस्कुलर, पावरफुल क्यों ना हो, यदि उसके टांगों के बीच चोट खाई है तो उसे नॉक डाउन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मत पूछो उन मर्दों से जिन्होंने यहाँ पर चोट खाई है, दर्द क्या होता है वो तो ये लोग ही बता सकते हैं। कोई आवाज छुपाकर, कोई हंसकर और कोई इस तरह। सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा कि मर्द के इस पॉइंट में सबसे ज्यादा दर्द क्यों होता है? थोड़ा सा कुछ वजह तो दर्द कैसे होता है वो एक मर्द अच्छी तरह से समझ सकता है। मर्द बेचारा जोर जोर से बोलना चाहता है पर बेचारा मर्द दर्द के मारे बोल नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं एक फनी सा टॉपिक। Why does a man have too much pain due to injury to the male's egg? मतलब इस जगह पर सबसे ज्यादा दर्द क्यों होता है? तो आज की वीडियो में बने रहिए पूरा हमारे साथ। फ्रेंड्स, देखा जाए पुरुष के शरीर को तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पुरुष का शरीर को समझने के लिए हम 4 चीजों को डिफाइन करते हैं। पहली, हड्डियों का ढांचा। सेकंड, मसल की मोटी लेयर। थर्ड इज बॉडी फैट एंड लास्ट इज स्किन जो आखिरी में होती है। जब मर्द के किसी भी अंग में चोट लगती है तो ये सारी हड्डियां, मसल, बॉडी फैट एंड स्किन आपकी चोट के दर्द को कम कर देती है। मतलब आपकी बॉडी एक लिक्विड प्रदान करती है जो आपके दर्द को कम कर देता है। ओके, आप समझ चुके होंगे। पर स्क्रोटम मतलब अंडे कोश की थाली में यदि कोई लात मारे, यदि मर्द के इस अंग में चोट लग जाए तो क्या दर्द होता है वो जानते होंगे जिन्होंने लात खाई है। ये स्क्रोटम आपके अंडे जो बाहर लटक रहे होते हैं, जिनमें कोई हड्डी नहीं होती और ना ही कोई मसल होता है और लास्ट ना ही कोई बॉडी फैट होता है। तो दोस्त, इसीलिए आहा की आवाज भी नहीं आती जब आपके अंडे पर चोट लगती है और दर्द का असर बहुत जोरदार महसूस होता है। पुरुषों का ये अंग बहुत सेंसिटिव होता है। आपके इस अंडे कोश में बहुत से नर्व सेल्स होते हैं। यदि आपके अंडे कोश में दर्द होना शुरू हो जाए तो ये दर्द आपके पूरे शरीर तक चला जाएगा। आपकी कमर में दर्द, आपके पेट में दर्द
दर्द होगा और आपकी किडनी तक दर्द होना शुरू हो सकता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके अंडे कोश में चोट लग जाती है और ये दर्द आपके पेट में भी होगा, क्योंकि आपके अंडे का नर्व सिस्टम आपके पेट से जुड़ा होता है और जैसे जैसे एक बॉय बड़ा होता रहता है तब अंडा कोश भी बड़ा होता रहता है और आपके नर्व सिस्टम आपके पेट और किडनी के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए चोट लगने के बाद आपके पेट और किडनी पर दर्द होता है। इस सभी दर्द को रेफर्ड पेन कहा जाता है। दोस्त, आपको ये पता चल ही गया होगा कि अंडे कोश में चोट लगने से दर्द क्यों होता है, पर अब सोचने वाली बात ये है कि ये अंडे कोश हमारे पेट में क्यों नहीं है, नेचर ने ये बाहर ही क्यों लटका दिए। सोचने वाली बात है, ये पेट के अंदर भी हो सकते थे, किडनी के आसपास, लीवर के आसपास, पर ये बाहर ही क्यों लटक रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। बाय द वे, मानव के अंडों का मेन काम स्पर्म पैदा करना है, रिप्रोडक्शन करनी, फर्टिलाइजेशन करनी और सबसे बड़ी बात बेबी पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। फैक्ट राइट, आपको बता दें कि ये स्पर्म को जिंदा रखने के लिए ठंडे तापमान की जरूरत होती है, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब ये अंडे यदि आपकी बॉडी के अंदर होते तो अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और स्पर्म बिल्कुल ना बनता, स्पर्म बनने से पहले ही खत्म हो जाता। तो इसीलिए आपके इन अंडों को बाहर रखा गया है। चलिए फैक्ट ब्राइट आपको और गहराई में लेकर चलता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी ठंडी जगह पर होते हैं तो आपके अंडे सिकुड़ जाते हैं, मतलब थोड़े से अंदर चले जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके शरीर को लगता है कि बाहर काफी ठंड है और आपके अंडे को सही टेम्परेचर नहीं मिल रहा। तब आपके क्रीमेस्ट्रिक मसल आपके अंडों को अंदर की तरफ धकेल देते हैं, मतलब आपके अंडे सिकुड़ जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके शुक्राणु जिंदा रह सके। और क्या हो, जब बाहर बहुत गर्मी हो तब आपके अंडे बाहर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जो अंडे के अंदर नर्व्स होते हैं वो एक थर्मोमीटर की तरह होती है जो आपके अंडे को ठंडा रखती है। ये नर्व्स गर्मी में अंडों को बाहर इसीलिए कर देती है क्योंकि शरीर का गर्म टेम्परेचर अंडों तक ना पहुंचे, नहीं तो आपके शुक्राणु खत्म हो जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि ये नर्व्स ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है कि बाहर ठंड है या गर्मी। ठंड होगी तो आपके अंडे अंदर और यदि गर्मी हुई तो आपके अंडे बाहर। बाय द वे, अब बात करते हैं यदि आपके अंडे कोश में चोट लग जाए तो आपके शरीर में क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। जब भी लोगों को इस जगह पर चोट लगती है तो ज्यादातर उल्टी आ जाती है, बुखार भी हो सकता है और जब यहाँ पर लात बजे तो आवाज तो कहीं दूर चली जाती है। क्या होता है दर्द, वो तो इन लोगों को पता होगा। वैसे ये दर्द 20 मिनट या 1 घंटे तक रह सकता है और यदि ये दर्द ठीक ना हो रहा हो तो आपको टेस्टिक्युलर कैंसर हो सकता है। तो यदि किसी भी तरह आपका दर्द होना शुरू हो जाए या चोट लग जाए तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जानबूझकर अपने अंडों पर वार करवाते हैं और एक ऐसा ही स्टंट मैन है स्टीव ओ। सो ये स्टंट मैन जानबूझकर अपने अंडों पर वार करवाता है और अब डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया है कि यदि आपने अभी भी स्टंट बंद नहीं किया तो आपको जल्द अंडे कोश का कैंसर हो सकता है। पर अब इस इंसान ने स्टंट करना बंद कर दिया है। सो फैक्ट ब्राइट अब आपको टिप देता है कि आप इस जगह से चोट लगने से कैसे बच सकते हैं।
आप फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, साइकिलिंग करें या कोई और खेल खेलें, तो आपको स्पोर्टर पहनना चाहिए। ये स्पोर्टर एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है कि आपको चोट यदि लग भी जाए तो कम से कम लगे। क्रिकेटर और फुटबॉल प्लेयर एक हार्ड प्लास्टिक का स्पोर्टर यूज करते हैं क्योंकि बॉल उनके पास बहुत तेज आती है और यदि बॉल बजी तो उनकी जान भी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, अपने स्क्रोटम का ध्यान रखें, इससे ही जीवन का विकास होता है। ये स्पर्म हम सब की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ये ना होता तो शायद हम इंसान भी ना होते। सो आपकी बॉडी की सेफ्टी आपके हाथ में है। आप अपने शरीर का कैसे ध्यान रखते हैं वो आपको सोचना है। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप focus completely